गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा, कल जो मैंने आपको पढ़ाया कपल और टॉर्क, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मेरे पास दो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। कपल ही टॉर्क है। कपल इज अ टॉर्क, नो डाउट। लेकिन कोई भी तरह का टॉर्क कपल नहीं होता है। कपल इज अ स्पेशल टॉर्क। कपल के बारे में हम क्या समझते हैं? कपल के बारे में हम समझते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होना चाहिए। समझे? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होना चाहिए, और दो ही होना चाहिए। इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का सिस्टम, जो सिस्टम को घुमा रहा हो, ठीक है। दो ही फोर्स होना चाहिए। दो ही फोर्स से कपल बनता है। कपल में कितने लोग होते हैं? ये तो आपको ज्यादा पता होगा। आमतौर पे कपल में दो ही लोग होते हैं, है कि नहीं? जैसे मैं और मेरी वाइफ, कपल। समझे? ऑफ कोर्स। तो तीन चार फोर्सेस से कपल नहीं होता है। तीन चार फोर्सेस से कपल नहीं होता है। कपल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू फोर्सेस। दे शुड बी इक्वल एंड दे शुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर याद है? क्या प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिक मोटर का? बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर का यह प्रिंसिपल था कि जब हम किसी कॉइल कैरिंग करंट को, यानी ये क्या है पता है? ये ब्लू वाला क्या है? देखिए ब्लू वाले को, ब्लू वाले पर एरोज है। एरोज देखकर आप ब्लू वाले को पहचानिए। ब्लू वाला एक्चुअली बहुत सारा वायर्स लपेटा हुआ है। देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड। समझे? तो बहुत सारा वायर्स यहां पर लपेटा हुआ है और उनमें से आई करंट इज फ्लोइंग। और इलेक्ट्रिक मोटर का यह प्रिंसिपल है कि जब आप किसी कॉइल से, हम इसे क्या कहते हैं? लेट मी राइट इट विथ ब्लू। हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉइल। ठीक है। और ये क्या है? ये मैग्नेट है। मैग्नेट। ऑफ कोर्स ये दूसरा पोल है मैग्नेट का। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? 10th क्लास में पढ़े होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज कि when a coil carrying current, करंट पहले से होना चाहिए। when the coil carrying current is placed in between the poles of a magnet, then the coil rotates. then the coil rotates. और ये किस तरफ रोटेट होगा? ये किस तरफ रोटेट होगा इज डिपेंडेंट कि कॉइल के ये वाला आर्म को, कॉइल के ये वाला आर्म को और ये वाला आर्म को किस तरफ फोर्स लग रहा है। तो बेटा, एंड वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स with the help of Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule states that
कि मिडिल फिंगर अगर करंट है, इंडेक्स फिंगर यानी फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपिक्टेड बाय द फोर फिंगर, the direction of current is depicted by the middle finger, then the thumb represents the direction of force. So let me do it. ये देखिए कुछ ऐसा है, अगर मैं इस आर्म के बारे बात करूं, ये वाला आर्म के बारे बात करूं, ठीक है, अगर मैं ये देखिए ये वाला आर्म के बारे अगर बात करूं तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। सो मिडिल फिंगर ऊपर, ये देखिए मिडिल फिंगर ऊपर और इंडेक्स फिंगर नॉर्थ से साउथ, और मैं देख रहा हूं कि फोर्स इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब इस वायर को अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इस वायर को अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, समझे। सिमिलरली इस आर्म का अगर बात करूं, अगर ये वाला आर्म का बात करूं, ये वाला, तो यहां पर देखिए मिडिल फिंगर नीचे की ओर दिखाना पड़ेगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे, तो मिडिल फिंगर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ है इसलिए इंडेक्स फिंगर उधर, और देखिए थंब आपके तरफ जा रहा है, थंब जो है वो आपके तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस कॉइल को फोर्स बाहर की ओर लगेगा, इस कॉइल को फोर्स लगेगा बाहर की ओर, समझे। और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये है b, तो ध्यान से देखिए ये कपल अंदर की ओर, ये टॉर्क, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इसको अंदर की ओर एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ऐसा ऐसा घुमाएगा सिस्टम को, और ये भी ऐसा ही घुमाएगा सिस्टम को। तो मैं बोल सकता हूं चाहे वो ये फोर्स हो या ये फोर्स हो, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों फोर्स के लिए वायर का लेंथ उतना ही है, करंट उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है, समझ रहे ना आप। ये सब थोड़ा हाईफाई बात हो गया, ये सब 10th में नहीं सीखे थे। ये फोर्स और ये फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिकॉज द करंट कैरिंग इज सेम इन बोथ द केसेस, द लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ वायर इज सेम इन बोथ द केसेस, and the magnetic field is same for both the cases, so force will be also the same in both the cases। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। इक्वल एंड ऑपोजिट होने से क्या होता है बेटा, दोनों फोर्सेस, यहां देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट होने से क्या होता है, दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में घुमाता है, एक ही दिशा का स्पेलिंग गलत हो रहा है, एक ही सेंस में घुमाता है, और तब जाकर हम बोलते हैं कि ये तो कपल बन गया है। एंड कपल का फॉर्मूला, कपल का फॉर्मूला इज any one of the two forces, any one of the two forces into distance between them, and it is b। तो मान लीजिए 12th क्लास में आने के बाद आपने ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया, कितना, मान लीजिए गिवन फोर्स इज 20 न्यूटन एंड b जो है वो है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, देन द टॉर्क और द कपल इज टॉर्क इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द फोर्सेस, यानी 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस यानी 50 बाई 100 करना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटीमीटर में है,
सो 2 जीरो कैंसिल हो गए एंड द आंसर इज 10 न्यूटन मीटर। समझे? तो इतना टॉर्क से ये इलेक्ट्रिक मोटर घूमेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बिट हायर देन 10th क्लास। क्या बोलते हैं? व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट is placed in magnetic field, then a torque is experienced। समझे? थोड़ा हाईफाई प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को, समझे? अब देखिए, ये फोर्स अगर ये फोर्स अलग अलग होता तो हम उसे टॉर्क कहते बट कपल नहीं कहते, टॉर्क कहते बट कपल नहीं कहते। समझे? और देख रहे हैं आप, इसे ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये इसके इस लाइन के अबाउट गोल 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 घूमेगा और इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में? तो समझिए, अभी अगर रोटेशनल मोशन पढ़िएगा तो 12th क्लास में मैग्नेटिज्म अच्छे से समझेगा। अब देखिए, यहां पर मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर टॉर्क है बट वो टॉर्क कपल नहीं है। देखिए क्या है, एक मीटर स्केल है मेरे पास। क्या है? मीटर स्केल। एम छोटा छोटा लिख रहा हूं, ई टी ई आर एस सी ए एल ई, मीटर स्केल। अब मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का होता है, मतलब 1 मीटर का होता है। तो क्या हुआ, वहां पर मार्क होगा, है ना? 0 से लेकर 100 तक मार्क किया होगा, है कि नहीं? मार्क किया होगा ना। तो 20 सेंटीमीटर के मार्क पर, 20 सेंटीमीटर के मार्क पर एक 2 केजी का वजन लटकाया गया है, लटकाया गया है। और इस स्केल को सपोर्ट किससे मिला है? इससे, ये पॉइंट पर, एकदम आधे पॉइंट पर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पर उसको सपोर्ट मिला है। और वो सपोर्ट को हम कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं? फलक्रम। यानी सिस्टम अगर घूमेगा, ये स्केल अगर घूमेगा तो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, फलक्रम के अबाउट घूमेगा। अब आप पूछेंगे सर हमको फलक्रम नहीं समझा, तो बड़ा ही आसान है बेटा। आप सब्जी लेने कभी ना कभी गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि एक साइड आप वजन रखते हैं और दूसरे साइड आप वो सामान रखते हैं जो आप खरीदे हैं, बराबर। और वो सब्जी वाला यहां से उसको पकड़ के रखता है, यहां से उसको पकड़ के रखता है, बराबर। तो बेटा, अगर ये वजन भारी हो गया सब्जियों से तो वो ऐसा घूमेगा, अगर सब्जी भारी हो गया तो वो ऐसा घूमेगा। तो वो जब भी घूमेगा इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा। तो बस हम इसे कहते हैं फलक्रम, जिस पॉइंट पर वो बैलेंस किया गया है। फलक्रम इज द बैलेंसिंग पॉइंट। समझ गए? तो अब सवाल फिर से सुनिए, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कानून। क्या बोलते हैं? कानून। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीम बैलेंस। फिजिक्स में हम इसे कहते हैं बीम, BEAM, एम फॉर महाराष्ट्र, बीम बैलेंस, जिससे हमें मास पता चलता है। फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है ना? ये हवा से हिल ना जाए करके सोनार लोग जो ज्वेलरी वाले होते हैं, जो ज्वेलरी बेचते हैं, ये हवा से नहीं हिलना चाहिए। सब्जी वालों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप एक साइड 1 किलो रखेंगे
और अगर आप एक साइड 1 किलो आलू रखेंगे तो सब्जी वाला को बिल्कुल हवा का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोना जब आप लेंगे, सोना चांदी जब आप लेंगे, तो सोना चांदी बहुत हल्का लेता है कोई भी, है कि नहीं। कभी भी कोई जनरल पब्लिक दुकान में जाकर ये नहीं बोलता आज मेरे को 5 किलो सोना तौल दो, वो दुकानदार वहीं पर बेहोश हो जाएगा। समझ रहे ना आप। हाँ, तो बहुत ही कम 2 ग्राम 3 ग्राम, बहुत हो गया तो 10 ग्राम 30 ग्राम, 1 किलो 2 किलो तो लेता नहीं होगा कोई भी। तो बहुत कम वजन करने वाला फिजिकल बैलेंस रहता है वो। और इतना कम वजन अगर आप रखिएगा तो हवा के कारण भी वो डोल सकता है, और 1 ग्राम का आपको लगभग लगभग 3 से 4 हजार का नुकसान भी हो सकता है, एज पर द रेट, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर 50,000 रुपए का मान लीजिए 10 ग्राम सोना मिल रहा है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। और हवा के कारण मान लीजिए जिस तरफ सोना है उस तरफ वो थोड़ा सा नीचे हो गया, जबकि सोना कम था लेकिन हवा के कारण वो नीचे हो गया, तो आप हो जाएंगे बेवकूफ। इसलिए वो लोग, सोनार लोग, फिजिकल बैलेंस को हवा से बचा के एकदम कहां रखते हैं, एक शीशे के बॉक्स के अंदर रखते हैं। इनफैक्ट आज का जो डिजिटल मशीन आया है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज के कारण अगर वो वजन ज्यादा दिखा दिया तो फिर आप ठगा जाएंगे। इसलिए वो डिजिटल मशीन को भी एक बक्से के अंदर बंद रखता है। समझ गए ना आप। हाँ, यहां पर तो हम तो जानते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे तो लेट अस कंसीडर देयर इज नो एयर। फिजिक्स में लेट अस कंसीडर बड़ा चलता है। चलिए, तो क्वेश्चन ऐसा है कि 1 मीटर का स्केल है, 20 सेंटीमीटर के मार्क पर एक 2 केजी का वजन लटकाया गया है और पूछ रहा है कि मैं फलक्रम के अदर साइड, फलक्रम के इस साइड तो सवाल ही नहीं उठता, फलक्रम के अदर साइड में 1 केजी का वजन कहां लगाऊं कि ये मीटर स्केल सीधा रहे। सीधा रहे मतलब, सीधा रहे मतलब उसको जितना इस डायरेक्शन में टॉर्क मिले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसके कारण, इसके कारण, उतना ही उसको उसके कारण क्लॉकवाइज टॉर्क मिले। तो हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल ने आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझा दिया। क्या समझा दिया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा फिर, नेट टॉर्क जीरो। आहा हा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो। और नेट फोर्स जीरो क्या था फिर, नेट फोर्स जीरो क्या था फिर, वो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या था, स्ट्रेट लाइन वाला इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब है नेट टॉर्क जीरो। अब बात को समझिए, ये 2 केजी का जो वजन है, ये इस तरफ एक फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन का, और ये इस स्केल को इस पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो बचाने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उतना ही टॉर्क लगा दिए, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उतना ही टॉर्क लगा दिए तो ये स्केल सीधा रहेगा। समझे। तो वो पूछ रहा है कि मैं ये 1 केजी के मार्क को किस पॉइंट पर रखूं कि वो ना घूमे, कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्या है भाई, ना भाई, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, है ना। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से, अगर ये फोर्स का लाइन है और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से बनाते हैं, जहां से वो स्केल का घूमने का उम्मीद था, यहां से। सो बेटा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस इस फोर्स पर परपेंडिकुलर है। सो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 20 पर लटकाए हैं, 50 पर वो बैलेंस्ड है, तो 30 होगा, 30 होगा। तो मैं लिखूंगा यार
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू ये वाला फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? एंड ये वाला फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। और ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन ऑफ फोर्स आप देखते हैं, अगर आप ये लाइन ऑफ फोर्स देखते हैं, तो जिस पॉइंट से स्केल घूमेगा वहां तक का डिस्टेंस हम मान लेंगे कुछ भी x। x नहीं मान सकते क्योंकि x तो ये पॉइंट का नाम है, तो कुछ भी मान लेते हैं a मान लेते हैं। उसको अपन 50 से जोड़ देंगे तो x निकल जाएगा। तो कितना होगा टॉर्क बेटा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क वो होगा 10 इंटू ए। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। हम बोलेंगे नहीं किया, नहीं किया। क्या होगा उससे? ये ए सेंटीमीटर में आएगा। अच्छी बात है, आने दो। एक एक जीरो कट गया तो ए निकल रहा 60। ले बेटा 60 निकल रहा ए। ओ माय गुडनेस, 60 निकल रहा ए। और 50 के बाद 60 का जगह ही नहीं है। 50 ही बचा है ना बे? 50 के बाद 60 का जगह ही नहीं है। तो ये आंसर ला तो लिया बट नॉट पॉसिबल इसका आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, बचाने के लिए थोड़ा वजन बढ़ाते हैं, 1.5 kg कर देते हैं। तो 1.5 kg का फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन। और ये फिर आ सकता है शायद आंसर 15 दूनी 30 और 20 गुना 2 40। हाँ अब आ जाएगा। तो ए कितना निकला? ए निकला 40। तो 50 से 40 और कितना होता है? 90। तो x विल बी, यानी ये मार्क कितना होना चाहिए? 90 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। समझे? तो ये कपल नहीं था, ये कपल नहीं था। समझे? अच्छा, कपल क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पर 3 फोर्सेस है। सर कहां है 3? है 3 फोर्सेस। देखो ये 2 फोर्स हो गया, ठीक है। स्केल को वेटलेस मान लेते हैं, स्केल इज मासलेस। तो ये 2 फोर्स हो गया। और एक फोर्स वो होगा जो फलक्रम स्केल को ऊपर लगाएगा। एक फोर्स वो होगा जो फलक्रम स्केल को ऊपर लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन, फलक्रम लगाएगा ना। आप अगर फलक्रम पर स्केल को रखोगे तो फलक्रम भी तो लगाएगा ऊपर, फोर्स लगाएगा ना। और वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? बड़ा ही आसान है यार, बड़ा ही आसान है। जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि ये स्केल ऐसा भी तो मूव नहीं कर रहा है, ये स्केल ऐसा भी तो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन विल बी 20 + 15 35 न्यूटन। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि ये स्केल तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो समझे कपल किसको बोलते हैं? कपल 2 ही फोर्स से बनता है। F1 F2 शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और कपल का फॉर्मूला है उन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों ही तो इक्वल है, और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। समझे? डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो आपको होमवर्क देता हूं मैं। मान लीजिए फलक्रम 50 सेंटीमीटर पे नहीं होता, मान लीजिए फलक्रम 50 सेंटीमीटर पे नहीं होता, फलक्रम होता 40 सेंटीमीटर पर। कहां होता फलक्रम? 40 सेंटीमीटर पर फलक्रम होता। और आप मुझे बताइए अब कि अब ये x कितना होना चाहिए, हैविंग द सेम मासेस। समझे? होमवर्क। ओके बेटा? ओके, समझ गए होंगे सब कुछ? ओके, जरूर कीजिएगा उसको सॉल्व, है ना। नॉर्मल रिएक्शन उतना ही होगा 35 न्यूटन, है ना।
और वहां नहीं होगा जहां मैंने बनाया है, यहां पर होगा। ये यहां नहीं होगा, फलक्रम जहां है वहां होगा। समझे? अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा।